हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। और आपके एनसीईआरटी में टॉपिक का नाम दिया हुआ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, राइट। सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ी थी, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी, है ना। कुछ एसएचएम पढ़ा हमने। तो ये जो मोशन है आपके, उसको इस तरह के मोशंस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या हो गया? जिसमें कि सभी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहती है। मतलब किसी निश्चित टाइम इंटरवल में इफ बॉडी इज मूविंग, तो निश्चित टाइम इंटरवल में क्या रहेगा, उसके द्वारा जो डिस्टेंस होगी, मतलब हर पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर की वो क्या होगी, सेम होगी। लेट अस हैव एन एग्जांपल। देखिए ये जो है आपका एक पेन है। अगर मैं इस पेन को यहाँ से ऐसे मूव करवाता हूँ तो देखो इस पर जो पार्टिकल है, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेंगे, ये सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? सेम डिस्टेंस कवर करेंगे ना। हाँ, और सभी की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और सभी की डायरेक्शन क्या रहेगी वेलोसिटी की, वो भी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो इस तरह के अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो भी देखो ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी के साथ में जा रहे हैं सारे पार्टिकल, राइट। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है रोटेशनल मोशन। इट इज नॉट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज समथिंग डिफरेंट। रोटेशनल मोशन जो क्या होती है कि ये किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी या पार्टिकल क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। आप कहोगे सर सर्कुलर मोशन में, हाँ, लेकिन वो एक्सिस से जुड़े होते हैं, राइट। एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूरी होल बॉडी रोटेट करती है ऐसे एक ही जगह पर। क्या कह रहा हूं मैं? एक ही जगह पर रोटेट करती है। अगर डिस्टेंस से रोटेट करेगी किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो वो आपकी होगी सर्कुलर मोशन। जैसे आपकी अर्थ है, हमारी अर्थ क्या करती है? अर्थ हमारी, अगर हम बात करें, सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, यानी सर्कुलर मोशन करती है। लेकिन अपने खुद के एक्सिस पर वो क्या करती है, रोटेट करती है, रोटेशन करती है ना, जिससे दिन रात बनते हैं। और सन के चारों तरफ घूमती है तो उससे क्या होता है, रिवॉल्व करती है तो क्या होता है, उससे आपके जो मौसम परिवर्तन होते हैं ना, हाँ, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब मौसम किसकी वजह से परिवर्तन होते हैं? ये सब आपके परिवर्तन होते हैं किस वजह से? अर्थ के चारों तरफ, मतलब सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है उससे। और दिन रात किससे बनते हैं? रोटेशन के तरह, रोटेशन की वजह से, जो अर्थ आपकी किस पे, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, राइट। तो बात क्लियर सी समझ में आ गई? रोटेशन और रिवॉल्यूशन में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? ओके। ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है ये भी समझ में आ गया। अब ऐसी कौन से एग्जाम्पल्स है, देखो एक बार सोचो, कहीं पर ऐसा भी होता है जहां पे रोटेशनल मोशन भी चल रही हो और जहां पे ट्रांसलेशनल मोशन भी चल रही हो, एक साथ हो रही हो किसी में। ध्यान करो, शायद आएगा ध्यान, है। हाँ, कार का जो व्हील है या किसी भी व्हीकल का व्हील है, आपकी बाइसिकल का व्हील है, बाइक का व्हील है, कैसे चलता है? आगे भी बढ़ता रहता है और साथ में रोटेट भी करता रहता है। तो ये मोशन एक थोड़ी सी अलग हो गई, ट्रांसलेशन मोशन हो गई, प्लस आपकी रोटेशनल मोशन होगी। व्हील की मोशन की अगर हम बात करें, लेकिन हम साइकिल की बात कर रहे हैं ना, आपकी बाइक की बात करते हैं या फिर कार की बात करते हैं, तो वो तो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, राइट। तो इस तरह की मोशन जिसमें अगर हम कार को एज ए होल बॉडी कंसिडर करते हैं तो कार की एज ए होल क्या होगी, ट्रांसलेशन मोशन होगी। लेकिन कार में आपके क्या, रोटेशनल मोशन भी आ गई, राइट। किसमें, कहां पर आई, किसमें आई? व्हील्स में आ गई बेटा। इसके साथ में ही अगर आप देखोगे तो आपका स्टीयरिंग भी क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है, राइट। इसके अलावा अगर आप डिटेल में देखोगे, मतलब आप कार को उस टाइम पे अगर ऑब्जर्व करते हो, कैसे आप चलती हुई कार को तो ऑब्वियसली नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे इंजन को, लेकिन इंजन कैसे मूव करता है, इंजन में आपके में क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है। पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ऐसे टू एंड फ्रो, है ना। हाँ, किसमें, एसएचएम में पढ़ा था ना हमने, वैसी मोशन करता है। इसके साथ में ही क्या होता है, आपके गियर बॉक्स लगे होते हैं, गियर्स में रोटेशनल मोशन होती है। आपकी शाफ्ट लगी होती है जो पावर ट्रांसमिशन के काम आती है, तो वो कैसी मोशन करती है, वो रोटेशनल मोशन करती है। तो बहुत सारी मोशन इन्वॉल्व है एक ही बॉडी में, किसमें, आपकी कार में या व्हीकल में। तो ऐसी मोशन को
समझने के लिए सबसे पहले, मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, अगर आप सब चीज़ों को देखोगे तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई कि नहीं हुई, तो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए क्या करते हैं हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर लेके आते हैं, सिंप्लिसिटी की तरफ लेके आते हैं, राइट। तो इसी के लिए जो रोटेशनल मोशन में, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो रोटेशनल मोशन आपकी इंडस्ट्रीज़ में या फिर जो हम कहें कि बड़ी बड़ी मशीनरीज में उनका बेसिक है, और रोटेशनल मोशन को समझ में आना हमारे मशीनरी की इंजीनियरिंग डिजाइंस की जो बेसिक्स हैं वो समझ में आती हैं। इसलिए रोटेशनल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैकेनिक्स, और नॉट ओनली इन मैकेनिक्स बट इन फिजिक्स, राइट। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि जो कॉम्प्लेक्स मोशन है ना, जैसे कार की मोशन हो गई, बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे पुर्जे लगे हुए हैं कार में, और सबकी मोशन अलग अलग तरीके से होती है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करके देखेंगे। तो ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन अगर हो जाता है, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर हम उसकी मोशन को समझते हैं, मोटी मोटी बात समझते हैं ना, कैसे मोटी मोटी बात समझते हैं, तो वो हमें ओवरऑल मतलब व्यू मिल जाता है, ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि भाई हाँ क्या हो रहा है, क्या हैपनिंग हो रही है, ठीक है, समझ आ रही है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी प्रोसेस बनती है ना, वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके फिर समझते हैं ताकि हमें बेटर तरीके से समझ में आए। तो इसी के लिए सॉरी, तो आपका जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है, मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आपका जो चैप्टर है, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका सेंटर ऑफ मास दिया है। क्या दिया हुआ है, देखो सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये हम समझ लेंगे ना। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो कि सर ठीक है सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन हम कर लेंगे, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले समझ लेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझ लेंगे ना, तो बेटा आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो ठीक से। समझना जरूरी है पहली बात कि हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों चाहिए ये कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही बात। हाँ, तो सबसे पहले हमें वाई पता होना चाहिए। अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं, वाई क्लियर कि हम इसको डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, हम इसको समझना ही क्यों चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमें वाई क्लियर नहीं है तो मतलब समझना आपका अधूरा ही है, आपने कुछ समझा ही नहीं, आपने सिर्फ क्या किया है, मगअप किया है। और अगर वो बाई चांस एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, वो हो भी सकता है क्वेश्चन सोल्व भी हो जाए और आपसे नहीं भी हो, राइट। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड किया है तो, और उसके बाद में क्या होगा, एग्जाम देने के बाद में आप उसको थोड़ी देर में भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड किया है तो आपको कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या कर रहा हूं मैं, हमेशा के लिए। और उसकी एप्लीकेशंस आप अच्छे से समझ पाओगे और उसको अप्लाई भी कर पाओगे फर्दर नए डेवलपमेंट में, नए डिजाइन में। हो सकता है कल को आप बड़े होके मतलब क्या करें, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डिजाइनर बने, ये भी हो सकता है ना। हाँ, अब ये यहाँ पर जो नीट के बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे सर डिजाइनर की बात करें, इंजीनियर की बात करें। नहीं बेटा, देखो आजकल में क्या हो रहा है कि आपको देखो मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी मशीन्स यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। मेडिकल साइंस में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कितनी सारी मशीन्स यूज होती है, वो कौन डिजाइन करते हैं, वो इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं, और डॉक्टर्स भी उसके साथ में होते हैं, क्योंकि जो पर्पज है ना, वो समझ में आना चाहिए कि मशीन का पर्पज क्या है, मशीन किस तरह से काम करने वाली है। तो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है मेडिकल फील्ड में भी, वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। तो आपको समझ होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए, थोड़ी इंजीनियरिंग की भी समझ होनी चाहिए, और अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपको मेडिकल साइंस की भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि देखो ये देखो बहुत सारे, जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करें तो ये हमारे बॉडी मूवमेंट्स हैं, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ से सीखे हैं। जो मशीन्स में डेवलप हम करते हैं वो हमने अपनी बॉडी से सीखे हैं कि हाँ किस तरह से मूवमेंट, ये हाथ ऐसे ही घूम सकता है, यहाँ से ये हाथ पूरा रोटेट हो सकता है, राइट। हमारी गर्दन ऐसे पूरी रोटेट हो सकती है एक ही जगह पे, है ना, मतलब 180 डिग्री तक, मोर देन 180 भी होती है कुछ लोगों की। तो इस तरह से रोटेशन, मतलब ये जॉइंट्स हैं। ऐसी तरह से हम करें कि मेमोरी की बात आती है तो हमारा ब्रेन तो एक बहुत बड़ा मेमोरी स्टोर है कि नहीं है। अगर उसकी फंक्शनिंग हमें थोड़ी समझ में आने लग जाए तो सोचो कि हम कितने बड़े मेमोरी स्टोरेज बना सकते हैं, छोटे छोटे मतलब साइज के। तो ये सब डेवलपमेंट चल रहा है बेटा, तो चीज़ें इंटर रिलेटेड है। ऐसा मत सोचना कि ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है फिजिक्स, मतलब उनके लिए ज़रूरी नहीं है, और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको अच्छे से आता है वो चीज़ों को इंटर रिलेट करके बेटर सर्व कर सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, और अच्छे इंजीनियर्स भी वही बनेंगे जो मेडिकल साइंस की भी समझ रखते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सेंटर ऑफ मास। इसमें तो सेंटर ऑफ मास जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्या करता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आपका कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स मोशन को
क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। कैसे करता है, जैसे हमने ट्रांसलेशन मोशन में क्या किया था, हम पार्टिकल्स को मोशन को पढ़ रहे थे ना, हाँ पार्टिकल कंसिडर करते किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को, हम क्या कर रहे थे कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, इजंट इट। तो पार्टिकल की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हो गया, हमने उसको पॉइंट मास मान लिया था, रिजिड बॉडी कंसिडर करके पॉइंट मास मान लिया था। यहाँ पर रोटेशनल मोशन में, क्योंकि हर एक रोटेशनल मोशन होती है तो हर पार्ट्स की आपकी अलग अलग होती है और उसके इम्प्लीकेशंस अलग अलग होते हैं, उसमें टॉर्क डेवलप होता है, अनबैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग उसको बैलेंस करना पड़ता है ना, तो वो कैसे कैसे होती है, फोर्स कैसे काम करते हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। तो सब रोटेशनल मोशन शुरू करने से पहले हमें सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना पड़ेगा। तो हम क्यों समझ रहे हैं, वाई पे बात कर रहा हूं मैं। अगर हमें हमारा वाई क्लियर है, हम कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, कुछ भी पढ़े, अगर हमें हमारा वाई क्लियर नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें वाई क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मगअप करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, थोड़े दिन में एग्जाम देके भूल जाएंगे, हमें फिर कभी काम नहीं आने वाला। लेकिन अगर हमें वाई क्लियर है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आने वाला है, किस तरीके से काम आने वाला है, तो फिर ये हमारे पास में लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास में रहेगा और हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए हम बेसिक छोटे से एक बात ले लेते हैं ना। पहली बात तो हम क्यों करते हैं, तो पहली बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स मोशन को सिंप्लीफाई वे में सिंप्लीफाइड करके एक सिंपल वे में समझने के लिए हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। सिंपल बात, ठीक है। आपके किताब में डेफिनेशन दी होगी, बुक्स में आपने अलग अलग बुक्स रेफर करते होंगे, सब डेफिनेशन दी होगी ना, हाँ। लेकिन डेफिनेशन लर्न करना मतलब मेमोराइज कर लेना, लर्न करना नहीं है बेटा, उसको क्या करना है, उसको समझना है, यही काम करना है, ठीक है। हाँ, तो होता क्या है कि हम मान लेते हैं कि पूरी बॉडी का क्या कर रहे हैं, अगर बॉडी है या सिस्टम, वहाँ पे हम बात कर रहे थे पार्टिकल की, किसकी बात कर रहे थे, देखो फर्क समझो, यहाँ पे मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकल किसकी बात कर रहे थे हम, पार्टिकल, है ना, हाँ। और हम कहेंगे क्या, पॉइंट मास, पॉइंट मास की बात कर रहे थे। ये हमारी काइनेमेटिक्स में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी को, या तो पार्टिकल की बात करेंगे हम, या किसी भी बॉडी को पॉइंट मास कंसिडर करके फिर हम मोशन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन में हम ये मानते हैं कि सारा मास बॉडी का, या फिर बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स हैं सिस्टम में ना, एक सिस्टम कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले पढ़ा है ना सिस्टम। हाँ, सिस्टम का मतलब हो गया कि मोर देन वन पार्टिकल या फिर मोर देन वन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, राइट। तो सिस्टम में जितने भी मास हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, है ना, पार्ट्स हैं किसी भी मशीनरी के या किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट उसके, तो उसको हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट है वहाँ पर जिस पर कि हम उस सारे मास को, मतलब सभी पार्टिकल्स के मास को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, एक पॉइंट पर क्या करें, एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान देते हैं। ये हमारी सभी बुक्स में डेफिनेशन दी हुई है सब जगह पे, राइट। लेकिन इसके साथ में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये तो हमें किस लिए मानते हैं, हम मानते इसलिए हैं, वी अज्यूम इट बिकॉज कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडीज हैं, वो क्या होगी, जैसे कार में अभी इतने सारे पार्ट्स देखे ना हमने, हाँ कार, तो उसको हम एक पॉइंट मास ले लेते हैं, एक ही जगह सारा मास हम क्या करते हैं, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हम अज्यूम करते हैं ताकि उसकी मोशन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। या फिर अगर हमें व्हील की मोशन को करना है तो हम व्हील को एक पॉइंट मास ले लेते हैं, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट मानते हैं ना, ताकि वो कॉम्प्लेक्स जो हर पार्टिकल की मोशन को कंसिडर ना करना पड़े और हम उसी से समझ जाएं कि भाई हाँ क्या हो रहा है, राइट। तो या फिर हम शाफ्ट की मोशन, वो सब देखेंगे अभी। तो ये तो बात हो गई, हमारे पहली पॉइंट हो गया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ए पॉइंट एट विच मास ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ, मतलब जो सिस्टम में जो पार्टिकल्स है उनका ना, मास ऑफ पार्टिकल्स इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा पॉइंट जहां पे सभी पार्टिकल्स का मास को क्या कर लेते, क्या अज्यूम करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम आपका सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये अगर मान लो कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब क्या हो गया, जैसे ये कंटिन्यूअस बॉडी ना, पार्टिकल्स के बीच में कहीं पर भी जगह नहीं है, तो ये कैसी बॉडी होगी, ये आपकी कंटिन्यूअस बॉडी हो गई, राइट। तो कंटिन्यूअस बॉडी भी अगर है आपकी, तो उससे बाहर भी हो सकता है वो पॉइंट और अंदर भी हो सकता है। देखते हैं अभी कैसे है ना, कैसे होगा ये हम जानेंगे अभी। अच्छा, लेकिन इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो बेटा इससे फर्स्ट पॉइंट से
का मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो कह रहा है कि हम मानते हैं कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेज उन पार्टिकल्स पे मान लेते हैं कि भाई ये इस तरह से पार्टिकल्स हैं ना, किसी सिस्टम में, किसी बॉडी, ये इस तरह से पार्टिकल्स हैं सपोज, तो हम मानते हैं कि किसी एक पार्टिकल पे सारा मास है ना, और वो हम देखते हैं सिमेट्री से, है ना, कौन से पार्टिकल पे हो सकता है। तो देखो हमें ये पार्टिकल दिखाई पड़ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है ना। ये ऐसे ही नहीं मान रहा हूँ मैं ना, एक मेथड होता है इसको भी कैलकुलेट करने का कि भाई हाँ एग्जैक्टली कहाँ पर आ रहा है आपका सेंटर ऑफ मास, कि हम इसके सारे मास को इधर लेके आ गए। ये वैसे ही है जैसे आपकी साइंस क्विज होने वाली है, सपोज क्या साइंस क्विज होने वाली है, या दूसरे सब्जेक्ट किसी भी क्विज होने जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसके साइंस की क्विज होने वाली है, तो क्या करेंगे, क्लास में से एक बच्चे को चुनते हैं। ऐसा होता है ना, हाँ, कि भाई ऐसा हो गया कि सब बच्चों ने मिलकर अपनी सारी नॉलेज उस बच्चे को दे दी। ऐसा हम मान लेते हैं कि भाई हाँ ये बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, इसके पास में वो सारी नॉलेज है जो बाकी सब बच्चों के पास में है कि नहीं है। हाँ, तो उस बच्चे का वो क्या हो गया, वो क्लास का सेंटर ऑफ मास हो गया, राइट। मतलब किस रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, साइंस क्विज के रेस्पेक्ट में बात, तो वो आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। वैसे ही सब पार्टिकल्स ने अपना मास, हम ये अज्यूम करते हैं कि सब पार्टिकल्स ने अपना मास कहाँ पे दे दिया, इस पार्टिकल को दे दिया जो कि सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इस पार्टिकल पे मान लो कोई फोर्स लग रहा था, कोई F फोर्स लग रहा था, F1 फोर्स लग रहा था, इस पार्टिकल पे कोई फोर्स F2 लग रहा था, इस पार्टिकल पे कोई F3 फोर्स लग रहा था, ऐसे ना। ये सारे फोर्स हम मान लेते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि ये सारे फोर्स इस तरीके से नहीं लग रहे हैं, ये सारे फोर्स इस पॉइंट पर ही लग रहे हैं। मतलब कैसे लग रहे हैं, देखो ये फोर्स इस पे, ये सेंटर ऑफ मास है हमारा, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस पर फोर्स ये F1 लग गया, ये आपका F2 लग गया, ऐसे, राइट, और ये हमारा F3 लग गया। और इसके अलावा भी जो n नंबर ऑफ फोर्सेज हैं वो सब इस पार्टिकल पर ही लग गए, राइट। कौन से पार्टिकल पे, जो कि आपका सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्यों है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी से हम जो बड़ी मशीन्स होती हैं, इससे कंसेप्ट निकलता है आपका बैलेंसिंग का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल पर जब सारे फोर्स एक ही जगह लग गए, एक ही पार्टिकल पे लग गए, मतलब सेंटर ऑफ मास पे लग गए आपके, तो जो नेट टॉर्क लगेगा वो टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा, राइट। अब ये टॉर्क कौन सी बला का नाम है, ये कौन से, ये क्या ले आए सर आप, है ना। तो बेटा टॉर्क, जैसे हमारा एनएलएम की हम बात करें या फिर काइनेमेटिक्स की बात करें, काइनेमेटिक्स में कोज ऑफ मोशन समझा नहीं, कहाँ पे आया था हमारा, एनएलएम में आया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, है ना। तो ये क्या है कि आपका जो ट्रांसलेशनल मोशन है आपके, उसमें जो कोज ऑफ मोशन क्या होता है, वो आपका फोर्स होता है, राइट, फोर्स होता है ना। तो यहां पर रोटेशनल मोशन के केस में ये हमारा टॉर्क होता है, क्या, टॉर्क, ये हमारा कोज ऑफ मोशन है। क्या कह रहा हूं, टॉर्क, टॉर्क हमारा क्या है, कोज ऑफ मोशन है। ये ध्यान करो, समझो इस बात को ना, रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। ये हमारा क्या है, कोज ऑफ मोशन है। जहां पर भी रोटेशन की बात आए वहां पर टॉर्क होगा निश्चित रूप से। क्या कह रहा हूं मैं, रोटेशन जहां पर भी आ गया वहां पे क्या होगा, वहां पे टॉर्क होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, टॉर्क के कारण क्या आपके जैसे फोर्स हो गया, मोशन जहां पे आ गई वहां पे क्या होगा, फोर्स होगा। अब ये मत कहना कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बनाए रखने के लिए भी तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना, कि इसको फ्रिक्शन वगैरह को ओवरकम करने के लिए, ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने के लिए। हाँ, आइडियल कंडीशन तो कहीं पे होती नहीं है, आइडियल कंडीशन तो केवल आपकी बुक्स में दी हुई है। किसके लिए, वो भी किस लिए दी है भाई, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल बनाने के लिए, सीधी सी बात है ना। वेरी गुड। तो बेटा ये ध्यान रखना कि हम एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो रहे हैं। जितने भी फोर्स है वो सारे कहां पे हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो टॉर्क है, नेट टॉर्क है, वो जीरो हो जाता है। और नेट टॉर्क अगर जीरो हो गया तो हमारा सिस्टम जो है, वो सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस हमारा बहुत बड़ा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि एक अच्छे डिजाइनर को, अच्छे इंजीनियर को पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग क्या होती है। बैलेंसिंग अगर नहीं है, रोटेशनल मोशन में बैलेंसिंग नहीं है, तो क्या होगा, मतलब सिस्टम आपका कोलैप्स हो सकता है, आपकी सारी डिजाइन फेल हो सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपका इंजीनियरिंग में काम आता है।
अच्छा, इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर ये सीसा है, दो बच्चे। अच्छा, इसको थोड़ा दिखने में दिक्कत होगी, ओके बड़ा कर लेते हैं इसको, छोटा है ना, राइट। ये देखो आप दो बच्चे हैं, ये सीसा, ये तो बचपन में आपने भी खेला होगा, खेला कि नहीं? हाँ। तो ये देखो क्या हो रहा है कि दो बच्चे, एक बच्चा इस साइड में है, एक बच्चा इस साइड में है, तो दोनों, और यहाँ पे ये पॉइंट हिंज हो रखा है ना, यहाँ पर ये जो आपके क्या दिया है आपके, मतलब रोड दी हुई ना, रोड से बना हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, पॉइंट हिंज हो रखा है, यहाँ पे हिंज कर रखा है। और यहाँ से अगर आप इधर फोर्स ज़्यादा डालो तो ये इधर आपका क्या होगा, झुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस साइड में ज़्यादा फोर्स डाला तो ये इस साइड में ज़्यादा मतलब झुक जाएगा। तो बेटा हो क्या रहा है, मान लेते हैं कि हम यहाँ से, बच्चे ने, इसने F1 फोर्स लगाया, कितना, सपोज F फोर्स लगाया, ओके जस्ट 1 सेकेंड, ये मान ले F फोर्स लगाया इसने, F1 फोर्स लगाया, और ये जो डिस्टेंस है इसकी हिंज से, किससे, हिंज पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है इसकी हिंज पॉइंट से, ये मान लेते हैं हम R है, क्या है, R। तो ये जो टॉर्क लगा रहा है, इसकी कारण जो टॉर्क, मैंने बताया ना रोटेशनल मोशन कैसी हो रही है, देखो रोटेशनल मोशन डेवलप हो रही है, ऐसे रोटेशनल है ना, हाँ, एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, हाँ, पूरे मतलब फुल रोटेशन नहीं है, पार्शियल रोटेशन है। तो रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा क्योंकि रोटेशन आ रही है। तो ये जो टॉर्क, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि जो टॉर्क लगाया इसने वो होगा, टॉर्क आपके कैसी क्वांटिटी है, एक ये हमारी टॉर्क होगा R क्रॉस F, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से इसको डिफाइन करते हैं। तो R क्रॉस F, R आपके डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक के फोर्स के, मतलब जहाँ पे जिस पॉइंट पे फोर्स आपका एग्जर्ट कर रहा है, और आपका कौन सा है, सेंटर ऑफ रोटेशन है। हम ये कहें कि यार यही आपका क्या होगा, यही आपका सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया तो फिर ये देखो कैसे होगा, सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालते हैं। देखो अगर मैं ये कहूँ कि देखो मैंने ये ऐसे इसको सस्पेंड कर रखा, अब मैंने यहाँ से पकड़ रहा हूँ तो ये घूम गया, हो रहा है ऐसा। अब मैं अगर मान लो यहाँ से पकड़ रहा हूँ इसको तो ये इधर घूम गया, हो रहा है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ से देखो बीच से में से कहीं से पकड़ लिया, सिमेट्रिक बॉडी है ना, तो क्या हो रहा है, ये इसी कंडीशन में रह गया। ऐसा मत सोचना कि सर ने अभी टाइट पकड़ लिया, ये देखो मैंने लूज करके पकड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पे कर गया, हाँ यहाँ, और ये देखो आगे गया तो ये ऐसे घूम गया। तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे इसको हिंज कर देता हूँ, मतलब जहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है, सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो जनरली उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ से हिंज कर दूँ, यहाँ से सस्पेंड करूँ मैं इसके सेंटर ऑफ मास से, तो ये आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है ना, मतलब किसी तरह का कोई टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन मैंने जैसे ही इसको इधर जाता हूँ तो देखो टॉर्क डेवलप हो गया। कैसे टॉर्क डेवलप हो गया, ये यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है और यहाँ से ये डिस्टेंस आ गई, तो क्या हो गया, ये ऐसे टॉर्क डेवलप हुआ और इसने इसको रोटेट कर दिया। तो ये कहानी चलती है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे किसी बॉडी को हिंज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम काम में लेते हैं। देखो सीसा आपका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अगर दोनों साइड में बराबर फोर्स लगा और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे हमने इसको हिंज किया है, तो क्या रहेगा, ये ऐसे रह जाएगा। जैसे ही फोर्स थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फोर्स कम हुआ, इधर फोर्स बढ़ गया तो ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो हम टॉर्क को चेंज करके अगर फोर्स की जगह पे हम आर को चेंज करें तो बिल्कुल, अगर ये यहाँ से ज़्यादा इधर हो गया, अगर मान लो सपोज ये बच्चे इधर आ गई थोड़ी सी ना, और ये बच्चा इधर ही रहा, तो क्या होगा, इधर टॉर्क आर ज़्यादा हो जाएगी, तो आर क्रॉस एफ टॉर्क इधर ज़्यादा होगा, तो इस वजह से ये आपका सीसा इस साइड से क्या होगा, झुक जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आता है बेटा, ठीक है। यही आपका फिर आगे चल के इंजीनियरिंग में काम में आता है। देखो कैसे आपने गाड़ी बैलेंसिंग, वो रोड पे बहुत सारे देखो ना, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग का, ये तो बहुत सारी मतलब रिपेयर शॉप खुली होती है। देखा है कि नहीं देखा, कभी ध्यान दिया है? हाँ, तो क्या होता है देखो, उसमें अगर आपका रोटेटिंग बॉडी अगर थोड़ी सी भी कैसी है, अनबैलेंस है, इम्बैलेंस उसमें है, तो क्या होगा, वो आपका गाड़ी को ऐसे ऐसे जंप करवाएगी, राइट। और क्या होगा, अगर डायनेमिक या फिर ऐसे बबलिंग बोलते हैं ना जिसको, गाड़ी में बबलिंग होती है, मतलब ऐसे ऐसे गाड़ी हिचको ले लेगी, है ना, हिच ऐसे वो करेगी गाड़ी, ठीक है। तो क्या होता है कि इसलिए हम गाड़ी के व्हील को बैलेंस करते हैं और अलाइनमेंट हम उसका
ठीक करवाते हैं। और थोड़े दिन में अगर मान लो हम इसको ध्यान ना दें तो क्या होगा, थोड़े दिन में ये आपके डैमेज, मतलब जो टायर है ये वर्न आउट हो जाता है, जो टायर हो गया ना ये, हाँ ये वर्न आउट हो जाता है। इसके साथ में ही अगर मान लो इम्बैलेंसिंग ज़्यादा है, क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, तो क्या होगा कि आपका एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इनबैलेंसिंग आपकी मतलब ठीक करना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक इम्बैलेंस है, डायनेमिक इम्बैलेंस में, स्टैटिक इम्बैलेंस में आपका क्या करेगा, ये इस तरह से मतलब गाड़ी को जंप करवाएगा, ऐसे किस पे आएगा, आपके जो क्या कहेंगे, शॉक एब्जॉर्वर पर जो सस्पेंशन सिस्टम है ना, हाँ उस पर फोर्स लगेगा और वो डैमेज हो जाएगा कुछ टाइम में। इसके साथ में अगर डायनेमिक इम्बैलेंसिंग है तो आपका जो स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील क्या करेगा, आपका वाइब्रेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि हाँ, और बैलेंस्ड व्हील एकदम स्मूथ चलता है, स्मूथ रोटेशन होते हैं। तो जितनी जितनी स्पीड बढ़ती जाती है, अगर थोड़ा सा भी मास मतलब इम्बैलेंस है तो आपका क्या होगा, इम्बैलेंस मतलब ये इफेक्ट आपका डैमेजिंग हो सकता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास इसका व्हील का कहाँ पर होता है बेटा, ऑब्वियसली इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, और इसीलिए हम उसको हिंज करते हैं व्हील के सेंटर पर, ताकि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहे, आपका ज्योमेट्रिक सेंटर पे रहे और किसी तरह की इम्बैलेंसिंग ना हो। अब समझ में आ रही है बात कि हम उसको सेंटर पे क्यों करते हैं। आपका फैन है, फैन को कहाँ पे करते हैं हिंज, आपके उसके सेंटर पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे हिंज करते हैं, समझे, हाँ यही चीज़ है, यही काम आता है। अब देखो अगर मान लो जितनी जितनी स्पीड बढ़ती है तो इम्बैलेंसिंग, जो थोड़ा सा भी अगर मास आपका इम्बैलेंस होता है तो वो क्या करता है, उसकी जो टोर्क डेवलप करता है, वो टोर्क आपका बढ़ता ही जाता है और वो आपका डैमेज कर देगा। तो ये देखो, ये आपका क्या है, एक स्टीम इंजन है ना, स्टीम टरबाइन है, और स्टीम टरबाइन में देखो कितनी बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ब्लेड की, किसी ब्लेड की थिकनेस ज़्यादा ली गई है, या फिर हमें किसी ब्लेड के साइज अगर हमें डिफरेंट कर दी है ना, तो वो क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। और हो सकता है ये पूरे इतने बड़े, देखो इतने बड़े टरबाइन को ही क्या कर दे, पूरा बर्बाद कर दे, डैमेज कर दे। तो बैलेंसिंग एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो आपके रोटेटिंग मशीनरी जो होती है ना वहाँ पर। और ये कहाँ से आता है, ये हमें सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उससे हमें बैलेंसिंग समझ में आती है। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये शाफ्ट है, ये आपका गियर बॉक्स टाइप में कुछ है जहाँ से पावर ट्रांसमिशन होता है ना, तो ये गियर्स है। तो अगर इन गियर्स में भी अगर मान लो इनका साइज कुछ अलग हो, वेरिएशन हो, यहाँ पे मास का वेरिएशन हो, सपोज यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मास लगा दिया ना, तो ये जितनी स्पीड पकड़ेगी उतना ही शाफ्ट को इम्बैलेंस करेगी। शाफ्ट ऐसे ऐसे मतलब रोटेट करते हुए, ऐसे रोटेट तो कर रही है शाफ्ट, लेकिन इसके साथ में ऐसे ऐसे ये मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा और शाफ्ट को क्या करेगी, शाफ्ट को डैमेज करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसलिए हम हर एक रोटेटिंग जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम मास को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो हो गया ना, एक्सिस पर आ जाए, या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाए, या फिर उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाए, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को पढ़ते क्यों हैं, किस लिए पढ़ते हैं ना। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ये तो मैंने आपको थोड़े से कुछ एप्लीकेशंस बताए हैं, ठीक है। तो जनरली हम सेंटर ऑफ मास को फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के आपके दो मेथड हैं जनरली। एक तो ये है कि हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं कैसे, कि सपोज कि दो बॉडी, यहाँ पे दो पार्टिकल है, सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पार्टिकल को, एक पार्टिकल इसका मास m1 है सपोज, और इसका मास m2 है, राइट। ये पार्टिकल m1, ये m2। तो हम क्या करेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट के से। कैसे, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने, हाँ। तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट अगर दो ही ऑब्जेक्ट दिए था, हमने देखा उसमें देखा था एग्जांपल में कि हमने एक मास को जो कि उसके सेंटर में ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर था, उसी को हमने सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया था। तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे रेफरेंस, उसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने सेंटर ऑफ मास को उस टाइम पे ना, हाँ उस पॉइंट को हम यहाँ पे, इस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं तो इसको हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। इसके क्या लिखेंगे, हम ये मान लेते हैं कि भाई यह एक ही लाइन पर है ना, एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर ये 0 0 पर हो गया, कितना हो गया 0 0 पे हो गया। या फिर हम कोई एक्सिस दूसरा भी ले सकते हैं, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, राइट, और ये वाई एक्सिस हो गया, ये मान लो वाई डैश है, ये आपका एक्स डैश है, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये हम पर डिपेंड करता है,
हमारी इसमें क्या है, हमें लिबर्टी मिली हुई है कि हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, कौन सा रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ठीक है। या अगर हम इससे बात करें फर्स्ट वाले से, ये वाई डैश नहीं होगा ना, ये एक्स और वाई लिया हमने, ओके। तो इसको डिफाइन करते हैं इसके सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या हो गया कि कहाँ, जहाँ पर हम इन दोनों पार्टिकल को मान ले कि भैया यहाँ पर दोनों m1 प्लस m2 मास, यहाँ पर अगर हम फोकस कर दे, यहाँ पर हम कंसंट्रेट कर दे, यहाँ पे मान ले, अज्यूम कर ले, और इन पे जो भी कुछ फोर्स लग रहे हैं और उस पर फोर्स इस पार्टिकल पे लगा दे, और इफेक्ट्स जो भी कुछ हैं वो सेम आएंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, इफेक्ट्स आपके सेम आएंगे, तो ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, ये अज्यूम कर लिया कि हम दोनों मास को कहीं पर m1 और m2 को यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया इस पॉइंट पर, और इस पर जो भी फोर्स लगे थे वो भी हमने ट्रांसफर कर दिए, और अब जो इफेक्ट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। मतलब इसको एनालाइज करते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या आ रहा है, टॉर्क कितना डेवलप हो रहा है, वो सब चीज़ें करते हैं ना, हाँ। तो वो हमारा जो पहले हम इन पे इंडिविजुअल जो हम कर रहे थे वो अब सेम आ रहा है इस पर, ठीक है। तो अब हम अगर इसको करें तो हम मान लेते हैं कि भैया ये जो है, ये डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच में सपोज क्या थी, d डिस्टेंस है, कुछ भी मान सकते हो, राइट। या फिर इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 हो गए। मतलब दोनों में किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सेंटर ऑफ मास को हम डिफाइन करते हैं कैसे, अब देखो y एक्सिस तो यहाँ पर भी, y क्या है, y की वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो गई, 0 हो गई ना, हाँ। तो y एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, तो y का तो कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो ऑब्वियसली जो सिमेट्री की बात हम करते हैं तो y एक्सिस पे तो हमारा कुछ है ही नहीं, लेना देना ही नहीं कुछ भी, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ऑब्वियसली। तो x चेंज होगा, लेकिन x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू x है, तो यहाँ पे कुछ और चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, देखो कैसे करते हैं हम, x c मतलब सेंटर ऑफ मास है ना, x सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसको डिफाइन करते हैं सिग्मा m x अपॉन सिग्मा m i कह लो, mi xi, मान लो एक से ज़्यादा पार्टिकल है तो, राइट, ऑब्वियसली एक से ज़्यादा पार्टिकल हो, और ये फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा mi हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे एक से ज़्यादा पार्टिकल है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ये। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों पार्टिकल्स का, मतलब ये मोर देन वन पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उनका वेटेड मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होता है, वेटेड मीन होता है आपका। तो इस तरीके से हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। अभी हमारे दो पार्टिकल ही हैं तो हम देख लेते हैं। तो देखो हमारा एक्स सी क्या होगा, इसका कितना कोऑर्डिनेट, ये m1 मास है, m1 इंटू 0 प्लस, क्योंकि कोऑर्डिनेट 0 है, x की वैल्यू 0 है, इसके लिए m2 इंटू, हम x भी रख सकते हैं, एक्स वाई, अगर इसका x 0 कोऑर्डिनेट है, या फिर हमारे डिस्टेंस d है तो ये भी कर सकते हैं। तो हम कह रहे थे कि d है डिस्टेंस हमारा, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू d है, राइट। तो ये हमारा हो गया अपॉन मास m1 प्लस टोटल मास हो गया ना, m1 प्लस m2 है सिग्मा m। सिग्मा m क्या है, मतलब कि मास को सम है, समेशन है, जो भी मास कितने हो गए, तो m1 प्लस m2, अगर 3 भी है तो m3 प्लस m4, इस तरह से ऑन हो जाएगा, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा, देखो एक्स हमारा आ गया m2d अपॉन m1 प्लस m2। और मैं कहूँ कि भाई d की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो ये कितनी आएगी, d की, अगर मान लो d कह रहे हैं कि हम 2 मीटर है, कितना है, सपोज d इज इक्वल टू 2 मीटर। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ही है ना, हाँ। एंड m1 आपका 1 kg है, m2 सपोज 2 kg है। तो देखो xc मतलब इसकी पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आई, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास में है ही, आ गया ना, हाँ। तो ये हो गया हमारा m2d, m2 2 इंटू d 2 हो गया, 2 मीटर है, इंटू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 2, तो ये आ गया आपका 4/3। और मिड पॉइंट कितना होगा, d 2 मीटर है, यहाँ से ये 0 है, ये 2, तो 1 मीटर, और ये क्या कह रहा है 4/3 आया। 4/3 का मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास आपका मिड पॉइंट से इस साइड में m2 की तरफ होगा। तो ये ध्यान रखना, क्या कोऑर्डिनेट आ गए इसके, 4/3 0। तो ये ध्यान रखना आपका जो सेंटर ऑफ मास है तो वो कहाँ पर होगा, वो आपका जिसका मास, जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा है, जिधर
मतलब मास ज़्यादा है उस साइड में आपका सेंटर ऑफ मास होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। मतलब संभावना क्या होंगी, होगा ही, उस साइड में ही होगा बेटा। ठीक है, अगर मान लो हम कहें कि यहाँ पे ये 10 kg है और ये आपका 3 kg है, तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, सेंटर ऑफ मास आपका मिड पॉइंट पे नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ चला जाएगा, इधर होगा, 1 से कम होगा। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू जो आएगी, एक्स की वैल्यू, एक्स सी की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1 से कम होगी। समझ में आ रही बात? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं हम, तो हम मास ये मान रहे हैं कि जहाँ पे जिस साइड में मास ज़्यादा है उधर ही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, और अज्यूम ही नहीं कर रहे, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में होता है, ये चीज़ एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो ये समझ में आ गया कि अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम हो, मतलब डिस्क्रीट यहाँ पे क्या हो गया कि अलग अलग मास दिए हैं, डिस्क्रीट मास दिए हैं ना, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल सिंपल मेथड बनता है। अगर मैं कहूँ कि हम मेरे पास में यहाँ पे एक मास यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा मास यहाँ पर है, और तीसरा मास यहाँ पर दे दिया है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया मैंने, क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये भी एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है, और ये भी ये मास m है, ये मास भी m है, ये मास भी m है, तो क्या होगा, m1 नहीं m है। ऑब्वियसली इसके सेंटर पॉइंट पे है ना, कैसे होगा ये भी समझ लेते हैं। देखो कैसे आया, अब देखो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालो, देखो m मास है, m मास है ना, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, दोनों का, अगर दोनों बराबर हैं तो बेटा बीच में आएगा ऑब्वियसली। तो कहाँ पर आएगा पॉइंट, देखो पॉइंट आ गया आपका, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया, ये आ गया, राइट। अब मैं कहूँ इन दोनों का, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके बीच में आ गया, क्योंकि दोनों मास सेम है, तो दोनों ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। इन दोनों, ये भी m और m, इनका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, बीच में आएगा। तो अब हमारे पास में नए सेंटर ऑफ मास आ गए। हम क्या कर रहे हैं कि हमने इनको रिप्लेस कर दिया, m1, ये इनको हमने, इसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, मतलब ये मास चल के नहीं आए, हमने नए मास से इनको रिप्लेस कर दिया, समझ गए। मतलब इसके दोनों का जो मास आया, मतलब वेटेड मीन आया, वो यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का देखेंगे। अगर हम इन दोनों का देखें, ये देखो ये बन गया ना, अब हमारे पास में नया ट्रायंगल ये आ गया। अब मैं कहूँ कि इनका आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का यहाँ पे आ जाएगा, इसका इसका और इसका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास में नई शेप आ गई। ठीक है, अब मैं कहूँ कि और आगे चलते हैं भैया, हम और करते हैं इसको आगे, और आगे करेंगे तो इन दोनों का कहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का यहाँ पर आए, इन दोनों का यहाँ पर आएगा, तो फिर ये नहीं बन गई। तो इफेक्टिवली कहाँ पे आ गया, ये आपका ज्योमेट्रिक सेंटर जो बनेगा, सेंट्रोइड, मतलब क्या बनेगा, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड पर आपका क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किस पे आ गया, आपके सेंट्रोइड पे। और यही चीज आपके दूसरे भी, अगर हम मान लो दूसरी शेप का भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, समझ आ रही बात। देखो ये हमने मान लो 4 मास ले लिया, और ये क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है। तो अगर हम बात करें कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आया, दोनों का, तो इन दोनों का यहाँ पर भी मिड में, इन दोनों का इसके मिड में, यहाँ पे मिड में, यहाँ पे मिड में। तो देखो ये हमारे पास में नई पोजीशन आ गई सेंटर ऑफ मास की। अगर हम बात करें कि इनको यहाँ पे रिप्लेस किया हमने, फिर यहाँ पर अगर इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, नया पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पे। ठीक है, ये जुड़ गए बेटा। एक समझने का तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे बन रहा है। अब ये मत समझना कि एग्जैक्टली हम ऐसे निकालते हैं, ये समझने, आपकी समझ डेवलप हो जाए कि कैसे सेंटर ऑफ मास आपका, मतलब इसका थोड़ा सा मतलब समझ में आएगा कि कहाँ पे होगा। इनका यहाँ पे आ गया, ये देखो कहाँ बढ़ रहे हैं हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ, तो फाइनली कहाँ पर आएगा, कहाँ पहुँचेंगे हम, इसके सेंटर पे। तो हम कहाँ पहुँच गए, सेंट्रोइड। सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ आ गया, सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड पे आ गया। समझ में आ रही बात। तो आपके अगर सिमेट्रिकल बॉडी हो, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, देखो सिमेट्रिकल बॉडी है, ये आपकी सिमेट्रिकल बॉडी है। देखो किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले लो, ये एक्सिस ले लो, ये एक्सिस ले लो, जहाँ पे आपके दो, अगर मान लो मिरर इमेज जहाँ पे बना देंगे, क्या कह रहा हूँ मैं,
अगर मास की मिरर इमेज, पार्टिकल्स की मिरर इमेज जहाँ बन जाएगी, वहाँ पर उस मिरर इमेज के रिस्पेक्ट में जो एक्सिस रहेगा उसी पर आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा। लेकिन मिरर इमेज दो एक्सिस ऐसे, दो सिमेट्रिकल जो एक्सिस है ना, जो सिमेट्री बनाते हैं, वो दो एक्सिस आपस में क्रॉस करनी चाहिए, वो क्रॉस पॉइंट पर आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, एक बेसिक आपको समझ में आ गया है, मैं समझता हूँ। इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में पूरा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। आपकी कंटिन्यूस बॉडीज़ के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, इसके अलावा डिस्क्रीट बॉडी में भी कैसे करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा और इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से ठीक से समझिएगा। कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जब अगर वो अंडरस्टैंडिंग बनती है आपकी, तो फिर पढ़ने का फ़ायदा है बेटा, नहीं तो नहीं है। चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।